नमस्कार साथियों। रचेता फेसबुक पेज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय नई हिंदी अर्थ अस्तित्व और बहस विषय पर आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आज के हमारे अतिथि दिव्य प्रकाश दुबे जी यानी डीपी भैया का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिव्य धन्यवाद। प्रकाश दुबे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खूब नामी गिरामी लेखक है और खूब चर्चित हैं और खूब पढ़े जाते हैं। आज के हिंदी के उन चुनिंदा लेखकों में शामिल हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े जाते हैं, सराहे जाते हैं और जिन्हें लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। कोई परिचय ना होने के बावजूद मैं थोड़ी सी औपचारिकता, एक अनौपचारिक परिचय दूंगा। दिव्य प्रकाश दुबे जी, 1982 में आपका लखनऊ का जन्म है। आपने बीटेक की पढ़ाई की है, आपने एमबीए किया है, आप प्राइवेट नौकरी में रहे, बाद में लेखन में आए। 5 किताबें आपकी फिलहाल आ चुकी हैं। 2 कहानी संग्रह, शर्तें लागू, मसाला चाय और 3 उपन्यास, अक्टूबर जंक्शन, इब्ने बतूती और मुसाफिर कैफे। दिव्य प्रकाश दुबे जी का क्रेज यह है कि मुसाफिर कैफे के नाम से कई मुसाफिर कैफे पूरे देश भर में खुल चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सूचना दी थी कि नैनीताल में भी एक मुसाफिर कैफे नया खुला है। मसाला चाय के तर्ज पर कई चाय की दुकानें खुली हैं और बकायदा उन चाय की दुकानों के पोस्टर भी उनके उपन्यास के पोस्टर से लिए गए हैं। तो ये तो आलम क्रेज का है। दिव्य प्रकाश दुबे जिस तरह अपनी भाषा में ना परंपरागत लेखक हैं, उसी तरह से अपने कंटेंट में भी वो न केवल एक लेखक है बल्कि एक स्टोरी बाज है। वो बकायदा लोगों को स्टोरी बाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, स्टोरियां सुनाते हैं। वो टेडेक्स में जाके हिंदी में बोलते हैं। वो ऑडिएबल चीजें लेके आते हैं, दिल लोकल नाम से। इसके साथ साथ वो लोगों को कहानी लिखने के लिए बकायदा प्रेरित करते हैं, किताबें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसा लेखक जो खुद तो लेखक है ही, बल्कि दूसरों को भी लेखक बनाना चाहता है, अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करना चाहता है। एक तरह से मजबूर करता है कि जो दिल में है वो लिख दो, कुछ भी अपने मन में नहीं रखो। तो ऐसे लेखक के साथ आज जुड़कर बातचीत करके हमें बहुत मजा आने वाला है। मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक और है। इतनी 2 मिनट तारीफ करने के लिए, इतनी कहाँ तारीफ कोई करता है, तो बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद आपका। वो तो सर आपका बनाया मुकाम है। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जैसा विषय है नई हिंदी जी। अर्थ अस्तित्व और बहस। तो बहुत जी। सामान्य परिचर्चा हम शुरू करते हैं कि सर नई हिंदी क्या है। क्या नई हिंदी से आप लोगों का आशय है, क्योंकि एक अच्छी खासी संख्या में लेखक नई हिंदी के बैनर तले, उसके टैग के तले लिख रहे हैं और खूब लिख रहे हैं, खूब प्रचारित हो रहे हैं। तो एक बार आप जी। बताएं सर, आप किस तरह से नई हिंदी को देखते हैं, कैसे उसे बाकी जीव से अलग करते हैं। तो नई हिंदी, इकलौता नई वाली हिंदी क्या है, इस सवाल का सबसे ज्यादा जवाब हम लोगों ने पिछले 3-4 साल में दिया है। और मैं जब जवाब देता हूँ तो हर बार कुछ कोशिश करता हूँ कि जवाब नया हो, क्योंकि यही खूबी है नई वाली हिंदी की कि हर बार वो थोड़ा सा अप्रोच वाइज बदल जाती है, अपने तरीके से बदल जाती है। तो नई वाली हिंदी जब आज से 3-4 साल पहले नारा दिया गया कि ये नई वाली हिंदी है, कुछ लोग नई वाली हिंदी में लिख रहे हैं या नई वाली हिंदी क्या है, हुआ क्या था कि हिंदी को लेके जो आम लोगों में जो किताबें जा रही थी, या वो था एक तरीके का, कुछ एक एक गैप था कि लोग हिंदी किताबें पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। वो जो पढ़ने वाली जनता थी वो बहुत लिमिटेड थी। वो लोग, कुछ लोग, कुछ एक अलग तरीके की किताबें आती थी उसके बारे में कुछ लोग बात करते थे, वही पढ़ रहे थे। नई वाली हिंदी का अप्रोच केवल भाषा के स्तर पे नहीं था। असल में नई वाली हिंदी ऐसे था जैसे कोई 45-50 साल का आदमी अपने बेटे से दोस्ती का जब हाथ बढ़ाता है कभी, जब वो 20 साल के 18 साल के बच्चे से, तो वो वैसे बात नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो बाप नहीं है वहां पे। उसको दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाना है तो वो उसको बेटे की उम्र में उसके तरीके से थोड़ा अपनाना पड़ेगा, थोड़ा आगे खिसकना पड़ेगा, और थोड़ा बेटे को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो नई वाली हिंदी असल में वो अप्रोच थी कि एक एक तरीके से हिंदी को नए तरीके से देखने की, नए तरीके से हिंदी को युवाओं के सामने और दुनिया के सामने रखने की, जिसमें एक 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 बेवजह का विश्वास भी था। वो हमें मालूम नहीं कि वो क्यों था विश्वास, लेकिन ये था कि हम अगर नए तरीके से कोई बात करेंगे तो वो लाखों लोगों से जुड़ेंगे, और जो हुआ भी उसमें। तो नई हिंदी अगर मैं देखूं तो जैसे एक वो साडा हक करके नारा था पंजाब में, नई वाली हिंदी हम लोगों का विश्वास भी था, हमारा नारा भी था, हमारा मिशन भी था, हमारा विजन भी था कि हिंदी को हम नया करते हैं। अगर आप पूछोगे कि हिंदी में आपने ऐसा क्या नया कर दिया, तो नया जी। हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय उस अप्रोच के, सिवाय उस विश्वास के। जैसे कई बार क्या होता है, जब आदमी गिरता है और जब उठता है गिर के, तो उसमें एक नया विश्वास होता है कि नहीं, अब मैं पटके नहीं दे दूंगा। या जैसे एक चाइनीज कहावत है कि जब कोई, आप कहीं चल रहे हैं और आप कहीं गिर पड़ेंगे अगर उसमें, तो जब आप उठेंगे तो आप जहां पे उठेंगे, जहां से आप गिरे थे उससे एक कदम आगे उठेंगे। तो वो हमें भी ये विश्वास था कि हमें एक कदम आगे लेके जाएं, जो हमें एक लेगेसी मिली थी जिसके बारे में तमाम लोग बात करते हैं,
कि हम कोई आगे की बात करें, मतलब हम ऐसी बात करें कि जो हिंदी के लेखक हैं या जो है कि एक कॉलेज में जो जा रहे हैं लोग, उनमें आम बात होने लगी, अरे तुमने नीलोत्पल की किताब पढ़ी क्या, उसमें बड़ा सही है, इसमें तो हमारी बात कोई कर रहा है, ये तो हमारी कैंटीन में हम ऐसे बोलते हैं। या इस एक होता है ना कि एक जनरल एक माहौल बन जाना जिसको बोलते हैं। तो नई वाली हिंदी एक तरीके से वो माहौल भी है। नई वाली हिंदी हमारे लिए एक, जो आप लोग यंग हैं जो कॉलेज में हैं उनके लिए ये उम्मीद भी है कि हाँ, हम हिंदी में लिख के भी हम आज से 2 साल बाद हमसे कोई ये पूछे तो हम ये ना बताएं कि नहीं हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमें प्रोफेसर बनना है, या हम एननेट या जीआरएफ दे रहे हैं। हाँ, हम नई वाली हम हिंदी में लिख के हम कमा भी सकते हैं, हम करियर भी बना सकते हैं। तो नई वाली हिंदी उस लेवल पे भी काम कर रही थी हमारे लिए। पर्सनली हम ये चाहते थे कि नई वाली हिंदी एक तरीके से, उसको कैसे बोलेंगे, जो एक जैसे नया आत्मविश्वास होता है, वो है नई वाली हिंदी जो असल में होता है क्या है ना, जब कई बार हम किसी को ये सब समझा रहे होते हैं ना, तो हम अंदर ही अंदर अपने आप को बता भी रहे होते हैं कि अरे ऐसा हो जाए, है ना। और वो अपने आप को जब आप कई बार कहानी समझा रहे होते हो, आप सोचते हो कि अरे ऐसा सही में हो जाता। तो ये हम लोग को भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन जिस तरीके का आप लोगों ने, पाठकों ने, पूरी दुनिया भर में हम लोगों को जिस तरीके का प्यार मिला, वो अपने आप में बहुत ज्यादा उम्मीद देता है मुझे कि अभी पता नहीं देश भर में कितने ऐसे लेखक हैं जो फुल टाइम हिंदी किताबें लिख के काम कर रहे हैं। मुझे ये विश्वास है कि अगले 10 साल बाद या 15 साल बाद, जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, 10-15 साल बाद ऐसे कम से कम 50-100 लोग होंगे जो केवल, आप जब उनसे पूछोगे, जैसे हिंदी की दुनिया में एक चुटकुला चलता है कि अरे आप लिखते हैं किताब लेकिन करते क्या है, तो मुझे लगता है उस चुटकुले को हम लोग, मतलब चुटकुला नहीं रहने देंगे, उसको रियलिटी कर देंगे। तो ये नई वाली हिंदी है, एक तरीके का विश्वास है उस तरीके का। सर ऐसा विश्वास असल में क्यों है, ये कॉन्फिडेंस क्यों है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो बहुत अच्छा है, या हम जोड़ रहे हैं लोगों को कंटेंट के लेवल पे, जैसा आपने कहा कि वो केवल भाषा के स्तर पर नहीं है, बल्कि जो हम जी। लिख रहे हैं वो हम नए जी। लोगों की बातें लिख रहे हैं। उन लोगों को जी। ये लग रहा है कि भाई उनके आसपास की बात हो रही है, उनके मोहल्ले की, उनके कॉलेज की बातें हो रही हैं। ऐसा जी। विश्वास आपको है कि ऐसा उन्हें महसूस होता है? नहीं, ये विश्वास एक्चुअली एक दिन में नहीं बना, वो असल में ये धीरे धीरे करके ना, जैसे एक तो जो अगर एक दिन में विश्वास बना तो उसको विशफुल थिंकिंग बोलते हैं कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाता। लेकिन ये विश्वास ना धीरे धीरे बना। अब मैं जैसे, जो मुझे मेल्स आते हैं या मैसेज आते हैं, जो मेरे बाकी साथी लेखकों को जो मेल्स या मैसेज आते हैं, या फिर जो बहुत, आप उस विश्वास के ना देखो मल्टीफोल्ड है उसको देखने के तरीके, कि जैसे हिंदुस्तान में आज से 4 साल 5 साल पहले जो लिटरेचर फेस्टिवल होते थे, उसमें कोई सेशन बड़ी मुश्किल से ऐसा होता था कि जो साउथ में हो रहे हैं वहां हिंदी का कोई एक सेशन हो। धीरे धीरे जितने लिट फेस्ट होते हैं वहां पे नई वाली हिंदी या मेरी वाली हिंदी या लल्लन टॉप हिंदी, इस तरीके के सेशन होने लगे। वो कहीं ना कहीं नई वाली हिंदी के ही ऑफशूट थे, जाने अनजाने या कैसे भी करके। तो हमें बड़ी खुशी है, एक तो वहां पे आपको एक अप्रूवल मिला। दूसरा जो सबसे बड़ा अप्रूवल था, और मुझे लगता है पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई अप्रूवल नहीं होता है, कि एक आम पाठक जिसको हिंदी की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, एक आम पाठक जिसको इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले की परंपरा क्या थी, आगे की परंपरा क्या है, उसमें रिसर्च क्या हो रहा है, वो एक आता है, किताब उठाता है, उसको उस मोमेंट जब वो किताब पढ़ रहा होता है, उस 5 घंटे, उस 2 दिन, उस 4 दिन बहुत अच्छा लगता है, और वो आपको बताता है कि हाँ मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, है ना। उसको इस बात से वो इंटरेस्टेड इस बात में है ही नहीं कि हिंदी की दुनिया क्या है। तो ऐसे जो लाखों पाठक हैं वो जब हमें मिले, तो विश्वास होता गया। और उसमें ना, जो पहले मुझे लगता था कि केवल हमें यंग लोग पढ़ रहे हैं या हम केवल यंगस्टर्स हमें रिसीव कर पा रहे हैं, वो भी एक धारणा एक तरीके से टूटी। मतलब इधर मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल में, जो खास करके 40+, 50+ ऐसे तमाम लोगों के हमें आए। और मतलब मेरे को तो जो जो मेरी सबसे एजेड पार्टिका है, वो ऑलमोस्ट 75 साल के ऊपर की हैं, जिन्होंने एक वीडियो बना के मुझे भेजा था, जो इब्ने बतूती का। तो ये विश्वास कई वजहों से धीरे धीरे बना। जैसे वो वैसे ही है ना क्रिकेट में, कि आप केवल अच्छी बैटिंग से ही नहीं मैच जीतते ना, अच्छी बॉलिंग भी करनी पड़ती है, अच्छी फील्डिंग भी करनी पड़ती है, सही समय पर टॉस भी जीतना पड़ता है। तो कई सारी चीजों से विश्वास बना। और पाठक उसमें बिल्कुल सही बात है कि सबसे ऊपर है, लेकिन हर तरीके से आया उसमें। मतलब मुझे लगता है नई वाली हिंदी पे कुछ एक रिसर्च पेपर भी हुए, तो एकेडमिक उसमें भी धीरे धीरे, क्योंकि अभी बहुत नया कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी केवल 5 साल हुए हैं। मतलब जब अंग्रेजी जब बनी थी, तब उसके 150 साल बाद शेक्सपियर पैदा हुए थे। तो अभी तो नई वाली हिंदी को केवल 5 साल है, अगर मैं देखूं 5-6 साल। नहीं सर, पाठक की बात करें तो निसंदेह आप लोग की रीच बढ़ रही है, निरंतर पाठक बढ़ रहे हैं। और ये तो जी। पाठक का चयन है कि वो उसे जो पसंद आएगा वो पढ़ेगा। उसे जी। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसे हिंदी के टिपिकल लेखक ने लिखा है, या तथाकथित नए हिंदी वालों ने लिखा है, या किसी और ने लिखा है। वो तो भाई जो जी। अच्छा लगेगा 2 घंटे में, जो उसे पसंद आएगा उसे पढ़ेगा और सराहेगा। लेकिन एक बतौर जी। लेखक
चूंकि आप उस टैग का इस्तेमाल करते हैं कि हम एक नई हिंदी के लेखक हैं, और उसके अंतर्गत लिखते हैं और अपने भाषा को, अपने कंटेंट को एक अलहदा बताते हैं, एक अलग चीज बताते हैं। तो सर एक सवाल ये जरूर है कि अगर ये नई हिंदी है जो आप लिख रहे हैं, तो फिर पुरानी हिंदी भी होगी। वो पुरानी हिंदी क्या है और उसमें वो नई हिंदी ऐसा क्या कर रही है जिससे वो, हाँ। क्या पुरानी हिंदी अब काम की नहीं रह गई? क्या अब नई हिंदी से ही काम चलेगा? नहीं 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 नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये ना, जो क्या होता है कि जब अप्रोच आपकी नई होती है तो उसका पहला ये चीज होती है कि पुराना वाला गड़बड़ था क्या, नई की जरूरत क्या है, मतलब जो सबसे कॉमन सवाल है उसमें। और पुराना कुछ ऐसा गड़बड़ था क्या है उसमें, और ऐसा क्या आपने नई हिंदी में कर दिया, ये कर दिया। असल में देखो, पुरानी हिंदी खराब नहीं थी या कोई भी, बात ये थी कि जैसे वो एक बहुत फिलोसफिकल सवाल है ना कि अब कि जंगल में एक झरना गिर रहा था, तो वो झरना पहले आया या पहले जो वो आदमी जिसने उसको देखा या सुना, वो पहले हुआ, वो पहली बार झरना कब बजा, एक तरीके से। तो वो झरना है, जैसे हम लोग उस परंपरा से आते हैं ना जहाँ पे एक से एक बड़े लेखक हुए, एक से एक लोग हुए आए जिन्होंने आम जनता को छुआ। मतलब एक एक एक, एक पूरी जनरेशन ने उससे, जो लोग हिंदी में इंटरेस्टेड नहीं थे, जिनको भाषा से कोई मतलब नहीं है, वो लोग भी कम से कम जानते थे दिनकर को, वो लोग जानते थे मनोज श्याम जोशी को या प्रेमचंद को, जैसे आज भी जिस तरीके का है। तो ऐसा नहीं है कि वो बुरा है या गड़बड़ है, बात ये होता है ना कि हर जनरेशन जो है ना, वो अपने तरीके से उस लेगेसी को आगे बढ़ाती है। जैसे हिंदुस्तान में तो हर 2 कोस 5 कोस पे पानी और भाषा बोली बदल जाती है, लेकिन हमें ये मिला, हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। हम एक तो जो हम लोगों से जस्ट पहले वाली जनरेशन थी ना, उसमें कहीं ना कहीं हमें ये लगता था कि कहीं ना कहीं ना वो एक हिंदी का जो भी, दिल्ली में कोई आप कभी इवेंट आज से 10 साल पहले अटेंड करते या 15 साल पहले अटेंड करते, कोई भी किसी भी, चाहे वो किसी कविता का लॉन्च हो या कुछ भी भाषा पे कोई बात हो रही हो या इंजन, उसमें या हिंदी दिवस पे जो सबसे कॉमन इवेंट, पूरा हिंदी पखवाड़ा चलता है, तो वहां पे एक जो जनरल थीम होती थी कि जैसे हिंदी मर गई है और उसके विलाप में लोग इकट्ठा है। हमें इस अप्रोच से प्रॉब्लम था, है ना। तो मुझे जैसे कि अब हम इस बात का, जैसे हम में से किसी भी लेखक ने इस बात का रोना नहीं रोया पहले दिन से कि पाठक नहीं है ना। क्योंकि हम जिस लेवल पे बैटिंग कर रहे थे, मतलब हम, जब मैं हमेशा ही पैरेलल खींचता हूँ कि 96 में, आप शायद बहुत छोटे होंगे उस समय उम्र में, लेकिन जिन लोगों ने भी देखा है या सुना होगा, 96 में जब वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, तो उसमें श्रीलंका जब बैटिंग करने उतरी, तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के नाम लोगों को नहीं पता थे। और श्रीलंका ने धुआंधार पहली बॉल से मारना शुरू किया, उससे पहले कोई नहीं मारता था पहली बॉल से, मतलब ऐसा नहीं होता था वो सब। जितने में लोगों को समझ में आता कि अरे ये कर क्या रहे हैं, इतने में वो वर्ल्ड कप जीत चुके थे। उन्होंने कभी नहीं रोना रोया कि जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, उन्होंने कभी नहीं रोना रोया ना कि अरे शुरू में तो फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती है, बॉल नहीं होती है पे, सही तेज अंदर से आ रही होती है बॉल, तो हम मार नहीं सकते। उन्होंने गेम ही बदल दिया, और वो ऐसा गेम बदला कि आज तक बदल गया वो गेम। तो मैं, हम लोग की जो अप्रोच है हिंदी को लेके, वो यही है कि क्या ये हिंदी नहीं है, बिल्कुल हिंदी है, पहले वाली भी हिंदी थी, क्या वो बुरी है ना, ये अप्रोच नया है ना। मतलब ये अगर मैं बोलूं कि पुरानी वाली हिंदी बुरी, तो ये बात ही गलत है, ये बात ही सिरे से गड़बड़ है, ये ऐसी बात ना हम सोचते हैं और ना ऐसा है। लेकिन बात ये थी कि हर जनरेशन, और यही खूबी होती है युवाओं की, या जब एक 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 यंग जनरेशन की, या एक, बोलते हैं जैसे हिंदुस्तान युवाओं का देश है। युवा कौन होता है, जो जिस चीज को जैसी उसको मिलती है वैसे ही वो लेता नहीं है, उसको बदलने की कोशिश करता है। सही है गलत ये समय डिसाइड करता है ना। जैसे हमारे भी घर वाले 10 चीजें हमें बताते हैं, तो सारी बातें मान थोड़ी ना जाते हैं। और कई बार वो सही सभी बातें ना मानना ही हमारे लिए सबसे सही होता है, हमें अपनी गलतियां करनी चाहिए। तो नई वाली हिंदी, पुरानी वाली हिंदी जैसे एक पुल की तरीके से है ना। और हम पुल के इस सिरे पे हैं और एक 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 हिंदी उस सिरे पे। लेकिन हमारा काम असली क्या है कि जो भी उसमें आए पाठक, उसको हम पार लगा दें, है ना। मतलब कहीं उसको ये ना रहे, वो जब आए तो उसका अनुभव बढ़िया हो, उसको लगे, उसको ये उम्मीद जगे कि अरे यार, ये तो हिंदी में इतना कुछ है, तो हमें क्या पुराना भी पढ़ना चाहिए, है ना। और कई बार जो पुराना पढ़ के आते हैं तो वे भी देखें, अरे यार हिंदी में ये भी नया हो रहा है। तो हम हर तरीके से वो खुले हुए हैं उस मामले में। तो ये बुरे और अच्छे की बात नहीं है, बात अप्रोच की है कि और कितना बेहतर और कितना बड़े स्केल पे। जैसे भाई इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि गली क्रिकेट, फिर उससे आप छोटे मोटे मैदान, उसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, ये इस तरीके का है। तो आप स्केल बड़ा कर रहे हो, खिलाड़ी वही है, वो शायद बात भी वही कह रहे हैं, बस वो उस समय के हिसाब से वो बातें कर रहे हैं। जी सर। लेकिन सर एक इंटरव्यू मैंने आपसे, आपके बारे, आपने ही कहा अपने बारे में कि असल में मैंने लिखना इसलिए शुरू किया कि हम हिंदी हम्म हमारी इतनी प्यारी भाषा है, तो यार इसको जी। जगह नहीं मिल रही।
यार मजा नहीं जी आ रहा, मतलब ये हिंदी इतनी जी बढ़िया भाषा है लेकिन उसको कोई जी अप्रोच नहीं कर रहा। सब इंग्लिश जी का पढ़ रहा है, क्यों ना हम हिंदी का पढ़ने के लिए। तो जी इसलिए जी। आपने ये कहा कि इसलिए नहीं मैंने लिखना शुरू किया। नहीं, तो हाँ हाँ, अ, तो ये एक्चुअली ना ये, हाँ सॉरी, पूछ लीजिए आप, तो हाँ बताता हूँ बस मैं। बस जी सर। हम्म तो हम्म लेकिन मेरा सवाल ये है सर, जिस हिंदी को स्थान दिलाने के लिए आपने लिखना शुरू किया, उसी हिंदी को फिर आप अंग्रेजी के तर्ज पर लिखना शुरू कर देते हैं। फिर हिंदी हम्म कहाँ स्टैंड कर रही है आपके किताबों में, या हम्म नई हिंदी के हम्म। बैनर तले जो लिखा जा रहा है उसमें? नहीं, तो ये जो अंग्रेजी की तर्ज पे लिखना शुरू कर देते हैं, इस सवाल को थोड़ा आप मेरे को डिफाइन करके बताइए ना। मतलब कि जैसे सर अंग्रेजी की तर्ज पे आपके, लिखने का मतलब क्या अगर होता है? हम कहानियों की नाम भी देखें तो आप देखेंगे वो अंग्रेजी में है और बाकायदा रोमन लिपि में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत सारे हम्म शब्द अंग्रेजी ज़्यादा है जिनको हम आसानी से हिंदी में आम बोलचाल में उसके हिंदी के शब्द हम्म इस्तेमाल करते हैं। हम्म बहुत सारी हम्म किताबों में आपकी इब्ने बतूती हम्म आई पीछे जिसको पढ़ा, बहुत सारे शब्द हम्म अंग्रेजी के इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसका लॉजिक हम्म आप ये देते हैं, या नई हिंदी के लेखक देते हैं कि भाई हमारा पाठक वैसे बोलता है। तो अगर पाठक हम्म जो चाहता है केवल लेखक वही लिखेगा, या लेखक की भी कोई जिम्मेदारी है भाषा के हम्म निर्माण में, कंटेंट के हम्म निर्माण में? तो मेरे नहीं नहीं, अंग्रेजी बहुत की तर्ज बहुत पर लिखना शुरू। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये सवाल ना, जैसे पहले जब हम इस सवाल को देखते हैं, तो इस सवाल को ना थोड़ा, इस सवाल के ना जो दायरा है, जिस समय हमसे पूछा जा रहा है सवाल 2021 में, जनवरी में 30 तारीख को, तो इस सवाल के दायरे को थोड़ा फैला के देखना चाहिए। जैसे जब, पता नहीं आपने रेनू को कितना पढ़ा है, या आपने प्रेमचंद को जी कितना पढ़ा। पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम, या गे को कितना पढ़ा है। आप उनकी शेखर एक जीवनी उठा लीजिए, चाहे आप सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए उठा लीजिए। जो हम कर रहे हैं भाषा के स्तर पे, ये, और कम से कम ये, मुझे अंग्रेजी के बारे में तो पता ही है, जितना मैंने लिमिटेड मेरा ज्ञान है पढ़ने का, कि ये ऐसी हमने कोई नई चीज नहीं की। जो यहाँ पे जो कि रेनू की कहानियों के नाम के अंग्रेजी में नहीं थे, बिल्कुल थे। मतलब बात यह है कि हम जब ये सवाल करते हैं ना, तो इस सवाल को ना हम बिल्कुल पॉइंटेड जनवरी 30 2011 21 में जब करते हैं ना, तो ये लगता है कि हमने कोई बड़ा नया सवाल पूछ लिया। लेकिन इसी सवाल को जब हम फैला देंगे ना 40 साल के स्पैन में या 50 साल के स्पैन में, तो इसका जवाब जो है इस सवाल में ही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई सारे शब्द, और ये बात मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि पाठक, और कम से कम मैं, जितने जो हम लोग नए लेखक हैं, हमारा पाठक ये चाहता है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, कि इस वजह से बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए कि पाठक ये चाहता है, क्योंकि मैं जब लिख रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में कोई पाठक नहीं होते, मैं खुद होता हूँ, है ना। हम एक आदमी के लिए लिख सकते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए नहीं लिख सकते ना। जैसे अगर आप निकल जाओ मार्केट में, और आप सबका हाइट का एवरेज ले लो, तो उस हाइट का आदमी कोई मिलेगा ही नहीं इस धरती पे। वो अपने आप में एक वो कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है, कि हम एक एवरेज पाठक, जिसको जो ये सोचता हो, जो हिंदी फिल्में देखता हो, जो सीरीज भी देखता हो, उसके लिए लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। हम सब अपने लिए, पहले हम ही अपने पाठक होते हैं, और हम उस एक आदमी के लिए लिख रहे होते हैं। वो जो सबसे पहला काम होता है कि हमें वो खुश करे, किताब जो है सामने जो हम लिख रहे हैं उसमें। तो जो ये जो सवाल है ना, कि अंग्रेजी वो कर दे रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम जिस अप्रोच से कर रहे हैं, और अगर मैं भी रेनू की तरह ही लिखने लगूंगा, और मैं ही अगर पहले की तरह लिखने लगूंगा, तो फिर मेरा काम ही क्या है? फिर मैं एक काम ना ये ना करूं कि मैं उन्हीं कहानियों को दोबारा सबके सामने और बड़े तरीके से प्रेजेंट करूं। भाई, हमारा उसमें जो अप्रोच है, उसमें वो केवल इसका नहीं है ना कि हमने अंग्रेजी शब्द डाल दिए। ये बहुत मायोपिक तरीका है इस पूरे उसको देखने का, इस पूरे उसको, क्योंकि ऐसा कोई नया काम नहीं हुआ अंग्रेजी डाल के। अंग्रेजी, और अंग्रेजी भी डालनी नहीं पड़ी। कई बार क्या होता है कि कई सारे शब्द वो वहां पे उसी तरीके से ही फिट होते हैं। जैसे जो मेरी कहानी का कैरेक्टर होता है ना, उसको ये नहीं मालूम ना कि वो हिंदी कहानी की हीरोइन है या अंग्रेजी कहानी की हीरोइन है। वो तो हीरोइन है ना बस उस कहानी की। तो मैं उसको जबरदस्ती उसके शब्द, अगर वो कॉल सेंटर में कहीं काम करती है सेक्टर 62 में, नोएडा में, तो वो ये नहीं बोलेगी ना कि मेरे कपोलों को छू दो या ये कर दो। वो जैसे वो बोलती है वो वैसे ही बोलेगी ना, और वहां पे मैं उसको वैसे ही ट्रीट करता हूँ। इसीलिए जब आप आओगे, और उसको बहुत ही अगर आप ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी, किसी भी इब्ने बतूतिया, उसमें आप देखोगे जो अंग्रेजी यूज भी हुई है ना, वो केवल डायलॉग में है। डिस्क्रिप्शन में बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत रेयरली है वो। और डायलॉग इसलिए क्योंकि कैरेक्टर वैसे बोल रहा है, तो मैं उसमें मिलावट नहीं करना चाहता इस वजह से। लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इससे एक चीज बहुत जरूरी मैं चाहता भी था कि मैसेज जाए, कि जब भी आप ना इस दायरे, इस सवाल को जब फैलाएंगे, तो आप सारे, अगे से लेके रेणु तक, चाहे मनोहर श्याम जोशी से लेके राही मासूम रजा तक, हम लोग सब एक ही कैटेगरी में खड़े होंगे कि हमने अंग्रेजी क्यों यूज की। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग कम से कम वहां पे बराबर है। लेकिन सर फर्क है इसमें। फर्क ये है कि बताइए। 40 या 60 साल का जो हम दायरा उठा रहे हैं, उसमें हम्म मात्रा का बहुत अधिक फर्क है सर। रेणु ने जिनका इस्तेमाल किया या अज्ञे ने जिन अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया,
आप पढ़ते वक्त खुद आप एक अच्छे पाठक हैं, राही मुसम रजा या मनोरम जैसे आपके प्रसिद्ध अच्छे लेखक हैं आपके पसंदीदा। जी जी आप जी मात्रा का अंतर देखेंगे, आपकी कहानियों के नाम या और भी हमारे साथी जो नए लेखक लिख रहे हैं उनके जी। कहानियों के नाम भी हम देख रहे हैं कि टाइटल भी रोमन लिपि में आ रहा है। बीच में तो चलो संवाद है, हमारा कैरेक्टर चूंकि उसमें है तो वो बोलेगा, और इसमें हाँ कोई जाहिर सी हाँ बात है कि पात्र हाँ। जहां से है उसकी भाषा भी जी प्रमाणिक रूप तभी मानी जाएगी जहां जी से वो बोल रहा है। अगर कॉल सेंटर के लड़का है तो निश्चित तौर पर जी वो हिंदी अंग्रेजी का मिक्सअप बोलेगा। जी लेकिन एक जी। लेखक के तौर पर आप अपने किताबों के नाम भी लिखते हैं, अध्याय का वर्गीकरण भी वैसे करते हैं। उस मात्रा की मैं बात और संकेत कर रहा था। नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, समझ नहीं नहीं, तो फिर तो फिर इसका तो बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है वो जो अगे की किताब है, शेखर एक जीवनी। आप उसको कभी खोल के देखो, उसमें रोमन में नहीं है, वहाँ हिंदी में तो नहीं लिखा उसमें। आप अगर उसको पलटिए, मतलब आई एम श्योर आपने पलटी होगी, और जी मतलब पढ़ी। हाँ, तो उसमें आप देखिए, उसमें अंग्रेजी नहीं है, वो हिंदी में तो नहीं है वहाँ पे। मतलब मुझे तो यही याद है, और बहुत अच्छे से याद है, मेरे सामने घर में ढूंढ के लाऊंगा तो यहाँ कैमरे पे दिखा भी सकता हूँ मैं। रेनू की किताबों में अंग्रेजी में क्या बात कर, और प्रेमचंद के जो पुराने हैं, जो अभी जो रीप्रिंट से पहले के वो हैं, मतलब जी एक दिन बड़ी डिबेट चली इस पे, और उसमें वो अंग्रेजी जी में, इनफैक्ट आपको, आप जब बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, तो मैं एक चीज और इसमें ऐड करके बता दूं। एक प्रेमचंद की जो एक पुरानी डायरी थोड़े दिन पहले अखबार में आई थी, 1-2 साल पहले, जिसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, जो कहानियों के वो स्टेप आउटलाइन बनाते थे, जो नोट्स बनाते थे, वो सारे अंग्रेजी में बनाते थे वो। तो ये जी जो जो है ना, आप मात्रा के स्तर पे ये बोल सकते हो, ये शुरुआती उसमें भले ऐसा हुआ हो, लेकिन ये कोई ऐसा एलिगेशन या ऐसा कोई वो चीज नहीं है कि जैसे बड़ा उससे फर्क पड़ गया हो, मतलब इससे, एक। क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे कि जब पाठक जब आ रहा है, तो ये बात ना देखो, जैसे आप जो सवाल पूछ रहे हो, मुझे अगर ये पता होता ना कि अंग्रेजी करके हो जाएगा, तो फिर मैं पूरी तरीके से अंग्रेजी नहीं लिख देता। मुझे ये बात पता थोड़ी ना है ना। अगर यही अप्रोच होता तो फिर तो मैं अंग्रेजी में ही लिखता ना। मुझे तो मालूम था कि अरे यहाँ पे तो बहुत बड़ा मार्केट है, लोग अपने बच्चों को, जिन 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 जगहों से मैं आता हूँ, वहां पे तो लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी किताब इसलिए देते हैं ना कि बेचारे कुछ नहीं तो एमबीए की तैयारी में ही काम आ जाएगा, यूपीएससी के इंटरव्यू में ही अंग्रेजी में बोल लेगा। तो फिर तो वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है जैसे आप जो बोल रहे हो, वो इस वजह से किया और इस वजह से मैं पाठक मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये जी सवाल उस सेंस में सही नहीं है उसमें। ठीक है सर। लेकिन ये बहुत अच्छा जी सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है, और हर, मुझे लगता है कि हर 1-2 साल में जो नए लेखक आ रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए ये सवाल। जी सर जरूर, क्यों हम एक पाठक भी हैं तो सर पाठक के रूप में नहीं नहीं, जरूर हमारा जरूर ही जरूर मन जरूर, होगा। और इब्ने बतूते अच्छा में सर तो एक। आपको मिला भी नहीं होगा, आई एम श्योर, उसमें ऐसा हाँ कुछ एक होगा उसमें नहीं। नहीं, वो तो अभी तक की जो आपकी किताब है उसमें आप लगातार मैं देख रहा हूँ कि और बेहतर से बेहतर आप चीजें आ रही हैं निश्चित तौर चलिए, पर। बहुत बढ़िया। अब हाँ सर एक सवाल ये है कि क्या आप एक बात लगातार कहते हैं कि भाई जो जिंदगी में है, जो जीवन में हो हाँ। रहा है, जो लोग जी रहे हैं हम जी उसको लिख रहे हैं और उनकी भाषा में लिख रहे हैं। क्या ये जी। संभव है कि जो जीवन में जो घट रहा है, जिंदगी की जो भाषा है, साहित्य किताब की भाषा भी एज इट इज वही होगी? कैसा होना हम्म। चाहिए या ये नहीं यही नहीं, होना चाहिए? हाँ तो ये नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत ये असल में ना, ये सवाल का जो सही जवाब है वो ये है कि जो साहित्य की भाषा है, जो किताब की भाषा होती है, वो कभी भी वो भाषा नहीं होती जो आम जिंदगी में आदमी बोल रहा होता है। कई बार वो मैन्युफैक्चर्ड भाषा होती है। जी जैसे कि राघव अवस्थी जब इब्ने बतूती में अपनी अम्मा को बोलता है, अरे अम्मा यार, ऐसे करके जब बोलता है, तो उसमें मुझे बहुत मालूम है कि लखनऊ में से 100 में से 99 लड़के ऐसे नहीं बोलते, मुझे मालूम है। लेकिन कमाल की बात ये होती है ना साहित्य की, कई बार जैसे वो इब्ने बतूती में जो एक लाइन हमेशा काम करती है, हर एक लाइन में एक फिलोसफी जो काम करती है ना, कि वो जमाने से आगे तो बढ़िए मजाज, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। तो क्या ऐसे बात कर सकते हैं माँ और बेटे? जब मैं वहां पे इशारा करता हूँ अम्मा यार बोल के, अम्मा यार बोल के, अम्मा यार का अम्मा यार जब बनाता हूं मैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ और बेटे इतनी बेफिक्री से बात कर पाए, माँ अपने बेटे को सब बता पाए, बेटा अपनी माँ से सब कुछ बोल पाए। मैं जैसे बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट अब 38 साल का हो गया, मैंने आज तक अपने पिताजी को गिन के होली पे ही गले लगाया है, अदरवाइज मैंने गले नहीं लगाया है। होली पे भी वो होली मिलन में 3 बार जब सर इधर उधर करते हैं, बहुत छोटी सी बात है ना। इस पे कोई लिटरेचर भी नहीं बन सकता, अगर मैं इस पे बनाऊं ना तो कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हो, लेकिन मेरे लिए ये जो बहुत बेसिक चीजें हैं ना समाज की, ये बहुत बड़ी, हमने अपने दोस्तों से हजारों बार गले लगे होंगे हम लोग, है ना, लेकिन वो नहीं किया मैंने काम। तो कई बार जब साहित्य में आप क्रिएट कर रहे होते हैं जो वो चीज, तो आप इस उम्मीद से भी देखते हैं कि शायद ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए। और कई बार आप ना वहां पे हम रियलिटी नहीं दिखाते, हम सेंस ऑफ रियलिटी देते हैं। वो जो हम चीज क्रिएट कर रहे होते हैं, देखो अगर जैसा हो रहा है वैसा ही मैं लिख दूं, तो फिर तो मेरे को अखबार में लिखना चाहिए, फिर मुझे किताबें नहीं लिखनी चाहिए। क्योंकि अखबार इसीलिए अच्छे और खराब अखबार कितना भी अच्छा है आपके घर में,
वो एक दिन में रद्दी हो जाता है, सुबह आता है शाम तक रद्दी हो जाता है, अगले दिन रद्दी हो जाता है सुबह जैसे ही नया अखबार आता है, क्योंकि वो वही लिख रहा होता है, वही बता रहा होता है जो एक्चुअल में हो रहा है। तो हम लोग अपनी तरफ से जी। कुछ तो उसमें डाल ही रहे हैं, उसको एक परमानेंस देने के लिए, एक समय को पास कराने के लिए वहां पे। तो ये उम्मीद जरूर रहती है कि हम ये करें, लेकिन हम सेंस ऑफ दे रहे होते हैं। तो जैसे मैंने पहले जब भी कहा है, तो जब मैं कैंटीन की भाषा यूज करता हूँ या जब मैं वो करता हूँ, तो एक सेंस होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इब्ने बतूती में जैसे माँ और बेटे बात करते हैं, ऐसे बेटे कुछ लोग बात करते हैं, शायद एक दो सेंटेंस वैसे बोलते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। वो सेंस है वैसा कि हाँ मेरी दुनिया ऐसी है जहाँ पे ये हो सकता है। और ये अगर मैं जो सब कुछ बाहर जैसा हो रहा है वैसे ही लिख दूंगा तो वो बहुत बोरिंग है। मतलब इवन हम हमें वो सेंस देते, चाहे चाहे हम कोई वेब सीरीज भी देखें, जैसे लोग बात करते हैं ना डायलॉग में, इतना ड्रामेटिक नहीं होती चीजें, इतना टेंशन नहीं होता सीन में जब हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन हम वहां क्रिएट करते हैं क्योंकि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ये है, जी तो सर कई बार हम आपको। उम्मीद करते हैं दो तरीके से कि ऐसा हो जाए समाज में, कि ऐसे लोग बात करें, ऐसी बेफिक्री आ जाए। और इस वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि हाँ ये सेंस दें कि हाँ लगे कि हाँ हम भी तो ऐसे ही बोलते हैं ऐसा। अ- आपको तो सर पहले बहुत बहुत बधाई, एक अलहदा विषय लिया सर आपने इब्ने बतूती में। जी और मैं तो ये जानना भी चाह रहा था, क्या मुझे, चूंकि मैं लखनऊ का रहने वाला भी नहीं हूं, ना कभी गया हूँ, तो क्या लखनऊ में जी। वाकई ऐसे बात होती है कि माँ बोले अबे यार, और बेटा बोले अम्मा यार तुम ऐसा करो ना, हाँ जो हाँ इनफॉर्मेलिटी जो हाँ। संबंधों में है, क्या वैसा जी होता जी है? मैं जी। सोचा कभी तो बातचीत होगी तो सर पूछूंगा। इस सवाल का जो सही जवाब है, मैं जब किताब लिखी तो ये यहाँ पे ना मैं बहुत डर रहा था कि इसको कैसे लोग लेंगे, है ना, कि माँ बोल रही है अबे यार छोड़ना, है ना, मतलब ऐसे कोई माँ थोड़ी ना बोलेगी। बट ना जी सर। मैं आप ये देखो, चाहे वो मुसाफिर कैफे की सुधा हो, चाहे शालू अवस्थी हो, मैं ना उन लोगों को गिल्ट 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 जो है ना इस समाज का, कि अरे माँ है तो ऐसे ही बोलेंगे, मैं उससे फ्री रखना चाहता था। मतलब ये मेरा सपना है एक्चुअली, मैं तुम्हें सही बताऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इस बात के लिए बहुत क्रिटिसाइज होता मैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि माँ जो है ना इतनी बेफिक्री में बात करे अपने बच्चे से। क्यों ये मेरी उम्मीद है, मतलब ये सच हो या ना हो मुझे। लेकिन एक बात मैं बाद में जब मैंने देखा, जब इसके बाद ये आई बात, जब एक किताब आई, तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि यार हम ऐसे ही बोलते हैं। जबकि मैं सही बता रहा हूँ कि मैं जब क्रिएट कर रहा था वो, तो मैंने कोई रेफरेंस नहीं रखा था कि अच्छा मेरे दोस्त के घर में ऐसे बात करते हैं लोग, है ना। ये मैंने बस क्रिएट किया कि मैं उसको उस गिल्ट प्लेजर जो है ना, वो जो एक हम गिल्ट अटैच कर देते हैं कि माँ है तो बिल्कुल त्याग की प्रतिमूर्ति होगी और माँ है तो उसकी पूजा ही होनी चाहिए, मैं उससे फ्री रखना चाहता था। और चाहे वो सुधा हो जो अनअपोलोजेटिक है अपने अप्रोच को लेके, मतलब वो जैसे बोल रही है वो वैसे ही है, मतलब ऐसे है, तो इसलिए मैंने रखा। लेकिन हाँ अगर अब ये सोचो कि लखनऊ में क्या वो तिवारी जो जो शुक्ला चाट वाले के यहाँ लोग वैसे चटनी डलवाते हैं, तो हाँ वैसी चटनी डलवाते हैं। अगर आप निकलोगे जैसे वो निशा उससे बोल रही है तो वो वैसे ही बोलते हैं, जैसे वो बोल रहे हैं ना अरे यार अबे, या जैसे वो वहां पे कहीं पे जिक्र आया ना कि वो सिगमंड फ्राइड ने लिख लिख दिया तो फेमस हो गए, बोला तो हमारे नवाब साहब ने था, तो जी वो जी बिल्कुल जी। वैसे बोलते हैं। लेकिन हाँ माँ और बेटे बेटे ऐसा, और ये बहुत बड़ी चीज है जो कोशिश करता हूँ मैं कि हर किताब में अचीव कर पाऊँ, जो हो सकता है। असल में क्या है ना, देखो जो है वो तो है ना, वो तो हम वैसे भी हमें पता चल जाएगा, लखनऊ जाके भी पता चल जाएगा। लेकिन कई बार हम एज अ राइटर हम उम्मीद करते हैं कि हम समाज को थोड़ा सा बदल दें। जैसे इसका एक बहुत ही क्लियर कट एग्जांपल बताता हूँ मैं। महाभारत जब आया था दूरदर्शन पे, राही साहब ने जिसके डायलॉग लिखे थे इसमें मैं समय हूँ लिखा था, उससे पहले महाभारत आने से पहले, आज हम लोग बोल देते हैं ना मेरे पिताश्री नहीं मानेंगे यार, ये माताश्री नहीं मानेंगी, मेरी पिताश्री नहीं मानेंगे, ऐसे हम लोग कई लोग बातचीत में हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि पिताश्री नहीं मानेंगे। महाभारत आने से पहले माताश्री पिताश्री तातश्री ये शब्द थे नहीं हिंदी में, ये उन्होंने उस सीरियल के लिए क्रिएट किए थे। और उसकी बिल्कुल। पावर ये थी राही साहब की कि, और आज की डेट में भी मैं अब 2021 में भी मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि तमाम ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो उनको बोलो कि अरे नहीं यार पिताश्री नहीं मानेंगे, लोग ऐसे, और ये पढ़े लिखे लोग समझदार लोग ऐसे बोलते हैं कि माताश्री नहीं मानेंगे, अरे यार पिताश्री नहीं मानेंगे। और ये आप ढूंढ लो, उससे पहले 87 से पहले पिताश्री का कोई यूज नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं, किसी सीरियल में नहीं, कहीं नहीं। तो ये एज अ, जब मैं अबे यार बोल रही है ना माँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माएँ इतनी बेफिक्र हो जाएं कि उनको ये लोड ना हो कि वो बेटे से बात कर रही हैं कि अपने सहेली से बात कर रही हैं कि अपने दोस्त से बात कर रही हैं। ये मैं और दोबारा मुझे नहीं से मालूम इब्ने मैं बतूती कितना पे, कर पाया उसको, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए राइटर्स को। नहीं एक अच्छा इनिशिएटिव है सर वो, हालांकि बीच बीच में वो बार बार खटकता है, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, क्योंकि वो बहुत आदत हो गई हमारी इस तरह से सेटअप में रहने कंडीशनिंग। की। हाँ जी, हाँ वो कंडीशनिंग था की। मैं करेक्ट। दोबारा से नहीं मैं खुद लौटूंगा ही इब्ने अपनी मम्मी बतूती से पे। ऐसे बात नहीं करता, मतलब आप गोली मारो बाकी सबको। मुझे लेकिन लगा शायद सर आप लखनऊ के हैं तो संभवतः आप ऐसा हो तो। नहीं नहीं, मैं हूँ गाजीपुर का, मैं लखनऊ हम लोग अब 12-15 साल, ऑलमोस्ट 21 साल से रह रहे हैं।
तो जी। 1999 6 मई को आया था मैं, मुझे लग 30 मई को आया था मैं। अच्छा अच्छा। तो तब से रह रहे हैं। और लखनऊ में मेरे ऐसे पुराने दोस्त भी नहीं है कि जो पुराने लखनऊ जैसे बात करते हैं, अमा यार हर कोई बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है लखनऊ में ना। बहुत लिमिटेड लोग वैसा बोलते हैं। लेकिन हम एक सेंस ऑफ रियलिटी देते हैं ना उस शहर की महक के लिए। हर शहर की एक खुशबू होती है, वो देने के लिए देते हैं। ऐसा। मैं दोबारा आऊंगा सर इब्ने बतूती पे, हिंदू कॉलेज पे, वी ट्री पे, मंडल कमीशन पे हम्म। आऊंगा। लेकिन एक जी सवाल आपने बहुत अच्छा वो कहा सी, एक लेखक के तौर पर आप एक सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हम वही जी दिखाते हैं जो हो, जी वरना तो हम अखबार हो जाते हैं। बहुत शानदार बात है जी सर। लेकिन फिर जी भाषा के स्तर पर ये स्टैंड कैसे बदल जाता है? भाषा के स्तर पर आप कह रहे हैं कि हम वही लिखेंगे जिसमें वो बात कर रहा है, उसको लगना चाहिए कि वो बात कर रहा है। उस जी लगने के प्रक्रिया में हम देखते हैं कई बार भाषा का एक हल्कापन दिखाई देता है। अगर आप जी जिस तर्क से जी। उस चीज को रिफंड करते हैं कि भाई हाँ उस भाषा में वो बात कर रहा है, आम पाठक उसे समझ सके, आज का युवा जी उसे समझ सके, तो एक दूसरी तरफ जी। हम देख रहे हैं कि एक नए कंटेंट के साथ बहुत ऐसे लोग भी लिख रहे हैं जो थोड़ी सी परिष्कृत हिंदी में लिख रहे हैं, उस टिपिकल हिंदी में नहीं। चाहे अनिल यादव हम्म हो, चाहे प्रवीण कुमार हो, ये भी अच्छी खासी हम्म। संख्या में बिक रहे हैं। तो फिर जी। सर वहां स्टैंड क्यों बदल जा रहा है जब आप एक लेखक के तौर पर नहीं नहीं, बहुत कोई सारी चीजें स्टैंड नहीं इम्पोज बदल करना रहा, चाहते नहीं नहीं। हाँ नहीं नहीं, कोई स्टैंड नहीं बदला। और ये बहुत ही आपने सही चीज, बड़ा रिसर्च करके आप बैठे हो और मुझे खुशी है कि आपसे बात हो रही है। अनिल यादव की जो हिंदी है, या प्रवीण जो लिख रहे हैं हिंदी अगर है, मैं, देखिए क्या है ना कि अगर एक बहुत ही छोटी सी एक कहानी थी ना, एक खरगोश और एक कछुए वाली कहानी। अगर मैं बोलूं प्रवीण को लिखने को, अनिल यादव को लिखने को, या मेरे को आप बोलोगे कि ये कहानी, आपको बोलूं कि लाओ आप ये कहानी ना, ये कछुए और खरगोश की कहानी जरा एक पेज में लिख के दे दीजिए, आप, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, है ना, कि आप जो कहानी लिखेंगे, जो प्रवीण लिखेंगे, जो अनिल लिखेंगे, जो मैं लिखूंगा, वो कहानी का जीस्ट वही होगा। लेकिन कहानी का अप्रोच बहुत अलग अलग होगा। वो जो शब्द उतरेंगे ना, हम चार लोग जब पढ़ेंगे तो ऐसा भी लग सकता है कि यार ये चार लोग अलग तरीके से एक ही कहानी कह रहे हैं। वो जो अलग तरीका है, वही आर्ट होता है। वो हम डालते हैं अपनी तरफ से, है ना। और वो कोई और आपकी तरीके से नहीं डाल सकता, है ना। तो वो, सवाल ये था ही नहीं कि बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, वो बहुत बात की बात है। बात ये है, जो हल्कापन है भाषा का जो आप कह रहे हो, वो आप किस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हो। जैसे अगर मैं ये देखूं कि कोई 18 साल का ऐसा लड़का है जो सीएमएस से 12th करके निकला है और जो कहीं आईआईटी में पढ़ रहा है, या कहीं पे वो बीएससी कर रहा है, वो कर रहा है, वो ये सवाल सोचता भी नहीं कि भाषा इसमें हल्की हो गई। उसको तो बड़ा सही लगता है। आप भाषा के स्तर पे शायद इसलिए सोच रहे हो कि शायद आप लैंग्वेज पढ़ते होगे, शायद आप इन सारी चीजों से एक्सपोज्ड हो। और ऐसे भी कई सारे लोग हैं कि उनको लगता है अच्छा हाँ यार, ये सही सही तो है, अनिल यादव की भाषा ये है, तो इनकी भाषा ये है। तो जब उस इस सवाल को ना आप रेफरेंस पॉइंट जब एक फिक्स करके उसी चश्मे से सब देखोगे, तो फिर गलत और सही की तरीके से देखने लगोगे, फिर आप जज करने लगोगे उसको। लेकिन जैसे ही वो हैं। रेफरेंस पॉइंट को हिला दोगे आप, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये ठीक ही है, ऐसा है ना। जी। तो हल्कापन आपको लग सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि नहीं ठीक ही है। मतलब ऐसा, इसमें क्या हल्कापन वाली क्या बात है, वैसा है। और वैसे नहीं, भी मेरा काम ये नहीं है ना कि मैं हिंदी का प्रोफेसर बनाऊं किसी को, या मैं इस रेफरेंस पॉइंट से नहीं लिख रहा ना। ऐसी बात। जी नहीं, बिल्कुल बताए बिल्कुल बताए, आप सर। कुछ बोलना चाह रहे थे आप कुछ। हाँ। ये तो हर किसी की भाषा क्षमता के हिसाब से वो तय करेगा कि वो कैसी भाषा है। वो तो खैर उसका जी विशेष अधिकार है, खैर। जी तो क्या सर जी पाठक तय हैं? क्या क्या दिव्य प्रकाश दुबे के पाठक तय हैं कि मुझे उन हिंदी वालों के लिए नहीं लिखना है, या हमें उनके लिए नहीं लिखना है जो उस तरह की भाषा चाहते हैं? हमारे पाठक ये हैं, ये वाले, ये बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं। क्योंकि कंटेंट जो आप देखेंगे, नए हिंदी हम्म के लोग, अगर हम कंटेंट के स्तर पे भी बात करें, तो बहुत हम्म रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। उसकी कॉलेज की बात है, कैंटीन की बात है, उस परिसर की हम्म बात है, नौकरी की बात है। और ज्यादातर जो पात्र हैं, सारी हिंदी, नई हिंदी वालों की जितनी भी मैंने रचनाएं पढ़ी हैं, वो हम्म थोड़े मध्य वर्गीय शिक्षित हैं। तो क्या हम्म अनुभव की कमी की वजह से रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, या हम ये तय है कि हम्म। हमारा ऑडियंस यही है, हमारा पाठक यही है, हम उन्हीं को हम्म। टारगेट कर रहे हैं? क्या ये तय है आपके नहीं लिए? नहीं नहीं, ये तो नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी तय नहीं है। और दूसरे जो कैंटीन और जो कॉलेज वाले जो इल्जाम है, कम से कम मेरे पे तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरी मेरी एक्सेप्ट फॉर एक काम, मतलब कम से कम मैंने वो काम नहीं किया है। तो मतलब जो नहीं, मेरे पे बनारस का वो भले लग सकता है वो कि नई हिंदी वाली विषय है, इसलिए हम वो पूरा समेट रहे हैं, नहीं 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 क्योंकि नहीं, आप करेक्ट उसके करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है इस चीज को ना ऐसे देखना चाहिए, जैसे जो नीलोत्पल एक दुनिया लेके आते हैं गांव की, जो आज का गांव है। असल में हुआ क्या ना, जो गांव की हमारी इमेजरी है बहुत सारी, वो हमारे फिल्मों और नॉस्टैल्जिया की है। जैसी हमने फिल्मों में देखी थी, लगान गांव ने जैसे गांव देखा था, बहुत सारे जो शहर में जो लोग माइग्रेट कर गए 2 जनरेशन पहले ना, जैसे हमारी, मेरे पिताजी 1972-73 में गांव छोड़ दिया था उन्होंने। उसके बाद से गांव हमने गर्मी की छुट्टियों में देखा है ना। तो मेरे लिए जब मैं गांव जाता हूँ ना,
तो बहुत ऐसा हो जाता है, ये चाचा हैं, ये हैं, वो हैं, ये पटीदार हैं, और ये हम लोग के लिए गांव की पिक्चर बड़ी रोजी होती है, क्योंकि हम 4 घंटे के लिए जाते हैं, एक दिन के लिए जाते हैं, किसी शादी है, किसी तेरही में जाते हैं, है ना। तो लेकिन नीलोत्पल जो गांव की दुनिया लेके आते हैं, तो बहुत नई दुनिया लेके आते हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ कि इस चीज को, इस ये जो आप सवाल पूछ रहे हो, ये ना अभी फिर वही वाली बात है, क्योंकि अभी ये सब शुरू हुआ है। अभी जो हम लोग के राइटर्स हैं, जो हम लोग जो जो हम मानते हैं, ये बहुत नया है, मतलब अभी ना बहुत जल्दी है इस पे ये लगा देना कि क्या यही लिख रहे हैं। चाहे वो सत्य ने 84 जैसे लिखी, अपने समय से एक पीछे जाके उस समय की भाषा को पकड़ने की कोशिश की, वो एक नया टॉपिक को, एक बड़ी कैलेमिटी को उन्होंने एक तरीके से पकड़ने की कोशिश की। हर तरीके से वो लिमिटेड लेवल पे एक्सपोजर वो हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सारे लोग जो लिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं सब लोग कहीं नौकरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ काम ऐसा कर रहे थे, उसके बाद जो समय बच रहा था हम उसमें क्रिएट कर रहे थे, जी। है ना। और शुरुआती दौर में हमेशा ये होता है कि हम सेफ जोन में कैसे खेलते हैं कि यार मैं ये जानता हूं तो मैं ये लिख लूं, है ना। तो उस वजह से भी है, लेकिन मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस अब जैसे अभी स्तुति करके जो किताब आई है, या अर्थला करके जो विवेक की किताब है, अर्थ में। आप वो पढ़ो। मुझे लगता है अर्थला जैसी किताब है, वो अपने आप में गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप है जो विवेक ने लिखा है। पता नहीं क्यों वो उतनी किताब, मतलब जैसे उतने लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है वो किताब, लेकिन उन्होंने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की है हाइपोथेटिकल, जो मतलब पढ़ के ऐसा लगता है कि कैसे कर सकता है। और जबकि विवेक से आप बात करोगे तो लगेगा ही नहीं कि ये अथला का लेखक ही विवेक कुमार है। और जबकि बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, मतलब वो 3 पार्ट में किताब है, हर एक किताब मुझे लगता है 300 पेज मोटी है, और अभी 2 ही पार्ट आए हैं, उसके तीसरा पार्ट अब आने वाला है उसमें। या जैसे जो स्तुति करके किताब लिखी, उसके भी 2 पार्ट आ गए हैं। तो वो जब, तो वो आप देखोगे तो लगेगा कि अलग ही दुनिया क्रिएट करती है। और जबकि मैं बता रहा हूँ केवल अभी 5 साल 4 साल ही हुए हैं नई वाली हिंदी को, उस हिसाब से जी। बहुत कम समय में। लेकिन आप वैरायटी ऑफ टॉपिक देखोगे तो बहुत है, चाहे वो कोई भी उसमें लिख रहा हो। लेकिन जो ये इस तरीके की टैगिंग है, इस तरीके की कॉलेज की या कैंपस की है, वो तो आई एम श्योर वो थोड़ी बहुत किताबें इस तरीके से। लेकिन आप देखो कि अगर वो सेम कैंपस की भी कहानियां है ना, तो दोनों अलग कहानियां हैं। जैसे चाहे वो बनारस टॉकीज हो और यूपी पैसोड हो, दोनों में सेम बीएचयू है, बट दोनों का बनारस अलग है, दोनों का अप्रोच अलग है उस मामले में। तो ये मतलब ये इसको जनरलाइज करना थोड़ा ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल में, इस बात को, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है और उस हिसाब से बहुत कंटेंट आ गया है। मतलब काफी किताबें उस हिसाब से लाइनअप भी है इस साल, जैसे जो आने वाली भी किताबें हैं, और जो मुझे स्लेट पता है जिस तरीके का, वह काफी है। मतलब ये सवाल कम से कम 6 महीने बाद नहीं उठेगा। जी सर। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई सर, अर्थला ने हम्म, विषय बदला, विवेक जी ने अर्थला में आके, तो पाठक कम हो जी। गए। हाँ। तो क्या हाँ। कुछ विषय भी नहीं नहीं, ऐसे पाठक हैं कि कम हो भाई। गए उसका मैं बताता हूँ क्या होता है कई बार। जैसे अर्थला का जो कैनवस है ना, कई बार क्या होता है चीजें ना, जैसे जब डैन ब्राउन की किताब आई थी दा विंची कोड, उसके बाद से उनकी पहली किताब भी बिकने लगी, है ना, उसके बाद से वो होने लगा। तो मुझे कई बार क्या लगता है कि हम थोड़ा सा समय में आगे पीछे हो रही होती हैं चीजें, है ना। पाठक कम होगा इस वजह से नहीं हो रहा है, क्या होता है कि कई बार हम जनता उसके लिए रेडी नहीं होती। जैसे एक बड़ी सही पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन और मनोज वाजपेयी की, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बनाई थी, मैं पिक्चर का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो उन्होंने काफी, वो मुझे लगता है वो पिक्चर आ जाई होती तो वो हिट होती, लेकिन वो उस समय से पहले आ गई। तो जैसे अर्थला में जो किया, इस पाठक कम हो गए, ये कोई फेलियर नहीं है। जैसे मैं हमेशा ना, आज से 5 साल पहले जब मैं गया टेडेक्स में बोलने, तो मैंने एक बहुत गलत चीज बोली जो मुझे आज भी रिग्रेट है। मैंने कंपेयर किया हिंदी को कि दुनिया में हम तीसरे नंबर की भाषा है, और ये है वो है फलाना, नोट पे हिंदी का फॉन्ट बड़ा होता है, ये सब है। आज की डेट में 2021 जनवरी में बहुत ईमानदारी से और बहुत ही विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर इस किसी भाषा को बोलने वाले इस दुनिया में केवल 30 लोग हैं, और कोई भाषा ऐसी जिसको बोलने वाले 30 करोड़ लोग हैं, तो 30 लोग वाली भाषा भी उतनी ही जरूरी है उस दुनिया के लिए जितनी 30 करोड़ बोलने वाले, है ना। बिल्कुल। तो विवेक ने जो किताब लिखी है अर्थलाए, जो भी उस तरीके के अप्रोच है, मुझे लगता है एज अ लेवल एक तरीके से ऑडियंस को भी थोड़ा सा मेच्योर होने में समय लगेगा। जैसे जो आ रहा है वो धीरे धीरे जाता है ना। जैसे अगर पहले दिन मैं किसी को पढ़ा दूं कोई ऐसी किताब जो बिल्कुल मैला आंचल, अगर मैं किसी को पहली किताब दे दूं तो शायद दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूं मुझे चांद चाहिए, आप पढ़ो, फिर यहाँ से ये तीसरी पढ़ो, फिर आप राग दरबारी पढ़ो, फिर यहाँ जाओ, तो शायद, तो मुझे लगता है हम लोग उस फेज में भी है ना, पैरेलली जो पाठक तैयार हो रहे हैं वो उस फेज में भी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अर्थला के भी पाठक हैं, और ऐसे कॉमन पाठक भी बहुत सारे हैं, जो कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनकी अर्थला पहली किताब होगी। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक घेरा ना बने इस नए लेखकों की जी पीढ़ी का, जी जिसने जी जी हिंदी को लेकर कम से कम एक नई संभावना जी दिखाई है, यह दिखाई है कि हिंदी जी में भी लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी को भी लोग पसंद करते हैं, बशर्ते वो कंटेंट उनको उपलब्ध जी कराया जाए।
ये तो अच्छी बात है कि वो अपना विस्तार करे, क्योंकि बहुत रिपीटेशन बहुत ज्यादा है जो जी। लोग लिख रहे हैं। क्या लिखने में प्रकाशकों का दबाव है सर, बाजार का दबाव है? क्योंकि नहीं कंटेंट जो नहीं, कोई दबाव नहीं। सिमिलरिटी आ रही नहीं है। नहीं। कोई दबाव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं, एक पैसे का दबाव है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो बहुत लोग, जो नए लोग जो आगे फ्यूचर में किताब लिखेंगे, मैं उनको एक बात बता दूं। मैं अभी अपना ड्राफ्ट चेक कर रहा था, मुसाफिर कैफे की एक मेल में चेक कर रहा था। मैंने 25 जनवरी 2017 को वो किताब खत्म की थी, पहला ड्राफ्ट। वो किताब सितंबर में आई थी, है ना। अक्टूबर जंक्शन का पहला ड्राफ्ट मैंने जनवरी 2018 को खत्म किया था। किताब जनवरी 1 2019 को आई थी। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि पहले ड्राफ्ट के बाद से मेरे पब्लिशर, मेरे एडिटर उस पे लगे रहते हैं साथ में हमारे, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, ये कर दो। इस वजह से नहीं कि वो हम कि अरे इससे ज्यादा बिक जाएगी, ये कभी डिस्कशन ही नहीं होता हमारा। वो जी। इस किताब को हम उस मार्केट से अलग करके ही देखते हैं कि हाँ यार, ये इस किताब के लिए क्या सही है। वो टाइमलाइन के हिसाब से नहीं देखते कि ऐसे होगा। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि जो नए लेखक हैं, वो जो पहली बार वो किताब करते हैं अपना, तो उसके बाद जब पहली बार किताब आ रही होती है, तो जैसे ही वो पहला ड्राफ्ट खत्म करते हैं ना, तो उनकी पहली बेचैनी ये हो जाती है कि अरे ये छपेगी कैसे, और अभी तो 3 महीने हो गए सर मेरे को किताब खत्म किए हुए, और अब मैं कैसे करूंगा। मैं एक बात ये बता रहा हूँ, और ये सबके साथ है, नीलोत्पल हो, सत्य हो, कोई भी हो, हम लोगों में, हम लोग को 6-8 महीने एडिटिंग में, जबकि वो किताबें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए प्रायोरिटी पे रहती हैं, मतलब हमारी किताबें, तब उसमें इतना समय जी। लगता है। तो ये बात आप मान के बैठे कि जब आप पहली बार किताब लिख रहे हैं, तो उसमें उस प्रोसेस में एक लंबा समय जाने वाला है, और आपको उस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आपसे जब प्रकाशक बोलेंगे, या आपके एडिटर जिनको आप मानते हैं एडिटर, और वो वही चेंजेस बोलते हैं जो वो मानते हैं, तो ऐसा दबाव कोई भी नहीं है। मतलब कम से कम मैं अपने पब्लिकेशन का, हिंदियों का मैं बता सकता हूँ, एक पैसे का दबाव नहीं है। दबाव सिर्फ एक ही चीज का शैलेश जी हम लोगों को देते हैं कि जल्दी जल्दी किताब लिखो। सर अगर दबाव नहीं है और बेचने की कोई ऐसी वो नहीं है कि बिकेगी या नहीं बिकेगी, ये कंसर्न नहीं है, तो फिर ये बेस्ट सेलर लिखते वाला समय नहीं टैग होता क्यों है? कंसर्न। मैं एक एक बात क्लैरिटी दे दूं, जिस समय अच्छा। तक किताब बन रही होती है, उस समय तक हम लोग बेचने का नहीं सोचते, लेकिन जैसे किताब पूरी हो जाती है, उसमें बेचने के अलावा कुछ नहीं सोचते। ये सर एक नई हिंदी वालों, नई हिंदी के साथ एक नई चीज भी आई है, वो प्री बुकिंग और बेस्ट सेलर वाली कॉन्सेप्ट भी आया है जी दोबारा से हिंदी में। या जी एक तरह जी से नया ही कॉन्सेप्ट आया है। सर ये जी इतनी जल्दबाजी क्यों है बेस्ट सेलर की, और इतनी अनिश्चितता है? एक जगह आपने भी कहा था कि बहुत फ्रेम नहीं है कि भाई बेस्ट सेलर किसे कहा जाए। हिंदी में भी जी कोई जी मानक नहीं है, कोई न्यूट्रल बॉडी जी नहीं है जो ये तय जी करती हो। प्रकाशक खुद जी स्वतंत्र है अपने हर प्रोडक्ट को या अपनी हर किताब को ये बताने के लिए वो फला बेस्ट सेलर है, जी ये है। बड़े प्रकाशक हम देखते हैं इस तरह से नहीं कर रहे हैं हिंदी युग में, और जो नए लोग और आ रहे हैं, खासकर हिंदी युग में इसकी शुरुआत की है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और जी बाद में अब एक एक अखबार उसको रेटिंग कर रहा है। तो सर ये जी जरूरत क्यों है, इसके मानक क्या है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि पाठक तो देखता है बेस्ट सेलर है तो वो खरीद लेता है। कई बार कंटेंट उसके अनुरूप होता है, कई बार नहीं होता है। तो पाठक जी को ये लेखक की ईमानदारी क्या होगी प्रकाशक के साथ, कि भाई लेखक बताए कि भाई मुझे बताओ कितनी किताबें बिकी हैं, एग्जैक्ट बताओ तब बताओ इसको बेस्ट सेलर। इसको कैसे हम्म। देखते हैं सर इस पूरी नहीं नहीं, बहस को? ये एक्चुअली ये जो सवाल है ना आपका, ये पहले तो आपको पब्लिशर से पूछना चाहिए, पहली चीज है ना। आप किसी पब्लिशर सर को लेके आए। क्योंकि हमारी दूसरे, आपसे मैं बात हो आपको रही है जो, तो। मैं जानकारी मेरी है मैं बताता हूँ उस हिसाब से कि अब जो अखबार देता है, जैसे दैनिक जागरण और नियल्सन, एसी नियल्सन, जैसे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी रिसर्च होती है, एसी नियल्सन करता है। तो उससे पहले जो लोग भी बोल रहे थे बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर, हमारा भी बेस्ट सेलर है, और हमारा हमारा सफेद तुम्हारे सफेद से ज्यादा सफेद है, और इस तरीके की जो बातें हो रही थी। नियल्सन इंडिपेंडेंट बॉडी थी जब उसने वो किया। उसमें पहले जो जत्था आया पहला बेस्ट सेलर का, तो उसमें से 10 में से मुझे लगता है 7 या 8 किताबें हिंदी उनकी थी। ठीक है। जो हम शुरू से चिल्ला रहे थे कि हम तो बिक ही रहे हैं ज्यादा, ठीक है, उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने प्रूव कर दिया कि हाँ भैया ये है। ठीक है ना। वो तो उसकी उसकी हो गई। उनका अप्रोच ये था, मुझे लगता है, जो अखबार का है उसका, क्योंकि एक ऐसी बॉडी की जरूरत थी। जैसे न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर्स में जब कोई चीज आती है तो वो बिक रही होती है, ये बिल्कुल फैक्ट है ना वहां पे। मतलब जैसे जो हमेशा बेस्ट सेलर लिस्ट जो होती है, या जो अमेजोन की एक बेस्ट सेलर लिस्ट है जो डेली बदलती है, रोज 100 किताबों में उसमें आती है, वो डेली उसमें होता है। रोज आप 100 उठा के कभी भी देख सकते हैं कि वो है कि नहीं है। या जब हम बोलते हैं कि हमारी किताबें ज्यादा बिक रही है, तो आप उनकी रैंक उठा के देख सकते हो कि हाँ, अगर कोई किताब अक्टूबर जंक्शन जनवरी 2019 में आई थी और 2021 में भी वो 1000-1200 के अंदर है, तो मतलब ये ठीक ठाक बिक रही है अपने हिसाब से। हम तो डेली अब डालते भी नहीं पोस्ट उसकी, इस तरीके का। जी। लेकिन ये चीज ना, जब शुरू में बोल, कई बार क्या होता है, जैसे मैं अभी एक बड़ी अच्छी किताब मैंने अभी पढ़ के खत्म की है, शमशुर रहमान फारूकी की एक है, उपन्यासकार का सफरनामा, आपको पढ़नी चाहिए वो किताब। उसमें एक जी। बड़ी सही चीज थी, एक सवाल के जवाब में उनसे पूछा गया, उन्होंने तो एक सवाल जब उनसे पूछा गया, तो उसका जवाब उन्होंने ऐसे दिया था कि जब लेखक जो नई जनरेशन के लेखक होते हैं, जो नई जनरेशन किसी भी फील्ड में जब होते हैं,
वो तभी अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं जब वो पुराने को रिजेक्ट कर दें, एक तरीके से पुराने को पूरी तरीके से खारिज कर दें। तभी एक नई पीढ़ी जम पाती है वहां पे। ये आपको करना पड़ता है और धीरे धीरे उसको लोग मान लेते हैं। तो मुझे तो पहले शुरू में लगा कि ये तो बड़ी गलत बात है, मतलब आप वो कैसे रिजेक्ट कर सकते हो जब। और बिल्कुल। शमशूर रहमान फारूकी साहब अगर लिख रहे हैं तो कोई बहुत सही बात सोच समझ के ही उन्होंने लिखी होगी ये करके। लेकिन मुझे जब शुरू में बेस्ट सेलर था, जब ये हुआ कि हमारी किताब बेस्ट सेलर है या इस तरीके का है, तो जैसे हिंदुओं ने, जो मेरे पब्लिशर का शुरू से भी ये था कि हम जब 10,000 हो जाएगी हम तभी उसको बेस्ट सेलर मानेंगे। उसमें अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे पब्लिशर भी थे जिनकी एक दिन किताब आप डालते हो, आपके दोस्त एकदम से किताबें बुक करते हैं बहुत ज्यादा, और वहां पे वो कहीं अमेजोन में 150 200 या किसी कैटेगरी की सब कैटेगरी में वो नंबर 1 या नंबर 5 हो जाती है, तो उसको प्रमोट करने लगते हैं, जो कि रियलिटी नहीं होती। जो कि चीज गलत है। मुझे लगता है कि पाठक जो पढ़ रहा है वो भी इतना समझदार है कि उसको पता है कि उसका टेस्ट धीरे धीरे क्या है। केवल बेस्टसेलर देख के अब कोई पाठक नहीं लेता। ऐसा कोई पाठक मेरी नजर में नहीं आया कि जो बेस्टसेलर इतना फॉलो करता हो और बेवकूफ बन जाए। ऐसा नहीं होता। लेकिन ये बात आपकी सही है कि वहां पे कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड उसकी जरूरत है, लेकिन वो बनाना बहुत असंभव है। और रही बात कि बड़े पब्लिशर ऐसा नहीं कर रहे हैं, बड़े पब्लिशर की साइट पे चले जाओ, किसी की भी, मैं नाम नहीं लूंगा, हर किसी में एक टैब बना हुआ है बेस्ट सेलर का। ये मैं रोज देखता रहता हूँ वेबसाइट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े छोटे और उस तरीके का। तो लेकिन वो स्टैंडर्ड कभी हिंदी में वैसा नहीं बन पाया ना अंग्रेजी में बन पाया हिंदुस्तान में। मतलब अंग्रेजी में भी 2003-4 में जो चीज हो रही थी, मैं आपको पैरेलल समय क्रिएट कर दूं। 2003-4 में जब चेतन भगत की किताब आई थी, ये सब करण बजाज की पहली किताब आई थी, जब ये सब हो रही थी चीजें, तो वहां पे वो लोग 10,000 पे बेस्ट सेलर बोलते थे। आउटलुक का एक बहुत पुराने एडिशन का इंटरव्यू मेरे पास रखे हैं इस तरीके के, कि तब पब्लिशर ने एक माना था स्टैंडर्ड कि हम 10,000 हो जाएगा तो हम उसको बेस्ट सेलर मान लेंगे, जो अंग्रेजी ने धीरे धीरे 25,000 कर दिया। बट ये अनसेड है। आज की डेट में भी हर किताब में वो ठप्पा छपा रहता है। तो अब ये पाठक के ही उस पे है उसका। कभी जब अंग्रेजी हमसे ज्यादा मेच्योर है मार्केट के टर्म्स में, वो लोग नहीं स्टैंडर्ड कर पाए, तो अभी हिंदी में वो बहुत समय लगेगा बनने में। मतलब वो हमारे हाथ में भी नहीं है सच। कोशिश जरूर होनी चाहिए। और नियल्सन वाली लिस्ट से मैं बहुत खुश हुआ था। कम से कम एक स्टैंडर्ड बॉडी है जो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर रही है। उससे कम से कम हमारा कोई दावा झूठा नहीं हुआ जो हम कर रहे थे। बिल्कुल सर, समय लगेगा और नई चीजें हैं तो समय लेती है, लेकिन कम से कम जी। प्रकाशकों को ये करना चाहिए कि अपने नंबर ऑफ जो कॉपीज है एटलीस्ट वो क्लियर करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा आप मानते हैं कि बेस्ट सेलर से प्रभावित नहीं होते पाठक, पर मेरी जो राय है जो लोगों से बातचीत के दौरान, बेस्ट सेलर हम्म। एक टैग है जिससे पाठक प्रभावित होता है, कम से कम नया पाठक। उसे नहीं लगता नहीं, है बेस्ट करेक्ट सेलर है तो करेक्ट करेक्ट अच्छी होगी। करेक्ट तो करेक्ट 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 करेक्ट। पाठक नहीं नहीं, तो अब मुझे लेकिन लगता जैसे है। अब पाठक पता नहीं, मतलब हिंदी के पब्लिशर अगर एक साथ आ पाते, तो मतलब ये तो वही बात है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, वो कभी हो नहीं पाएगा। मतलब वो तो खैर वो तो। मतलब वो तो असंभव है। मतलब वो कई बार हम लोगों ने कोशिश की है उसमें, लेकिन असंभव फिलहाल लगता है। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत है कि कुछ ऐसी सहमति बनेगी कि वो लोग करें। लेकिन नंबर्स जो शो करने की बात है, तो मुझे लगता है हिंदुओं ने शुरू कई बार, जैसे नीलोत्पल का, सत्य का, हम लोग का जब 1 लाख का आंकड़ा 1 1.5 साल पहले या जब भी क्रॉस हुआ था, तो बिल्कुल बाकायदा बताया था कि ऐसा ऐसा ये जी हमारे 3 लेखक हैं जिनके 1 लाख नंबर क्रॉस हो गए हैं। और उन्होंने जी। बहुत फेयर थे इस मामले में। और इनफैक्ट जो भी हिंदियों के से राइटर छपे हैं, चाहे कोई भी हो, आप उनसे पूछिएगा, उनको मार्च या अप्रैल में एक बिल्कुल बाकायदा इनवॉइस मिलती है जिसमें उनको ये तक पता होता है कि किंडल से कितनी बिकी, ऑडियो पे कितनी किताब चली, और यहाँ पे तो वो, मतलब मुझे हिंदियों का पता है। मतलब मैं इसलिए हिंदियों की ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर ऐसा लगेगा कि मैं फिर फेवरेटिज्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे वहां की प्रोसेस का पता है कि मेरे को भी वैसे ही मेल आता है। और जहाँ पे हमें जो पब्लिशर है वो हमें इस बात का, वो हमें मजाक में बोलते भी हैं कि पिछले साल से ज्यादा हो गया, कम हो गया। एक एनालिसिस भी हम लोग करते हैं उसकी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या एक ट्रेंड भी देखते हैं कि ऑडियो में बढ़ रहा है या ई बुक में बढ़ रहा है। ई बुक में मार्जिन बेटर है, तो इसलिए। जी सर। जी। अ, जो साथी हमारे बातचीत में जुड़े हुए हैं मैं उनको याद दिला दूं, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल मेंशन कर सकते हैं। बातचीत के आखिरी हिस्से में हम कुछ सवाल लेंगे। हम्म एक थोड़ा सा सवाल ये है कि सर, एक वैसे तो मुझे नहीं पता लगता है कि इससे आप प्रभावित होते हैं, लेकिन फिर भी हम्म एक पूरी बहस है हिंदी की, एक जो अपनी दुनिया है, जो डिसिप्लिन जो हिंदी पढ़ते हैं, एक मुख्य धारा हम्म का साहित्य है, उसके साथ एक हम्म गौण धारा का साहित्य चल रहा है जो विमर्शवादी साहित्य है, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और तमाम। फिर एक लुगदी जी साहित्य है जो बीच बीच में उठता रहता है, और अब एक जी पॉपुलर लिटरेचर है जिसके खांचे में आप जी लोगों को गिना जाता है। इस जी बहस में बहुत सारे लोग आपको लेखक भी नहीं मानते, आपकी किताबों को साहित्य, आपको साहित्यकार नहीं मानते, जबकि दूसरी हाँ, सच्चाई है कि आपकी रीच दिन ब दिन बढ़ रही है। इस पूरी जी बहस को, इस पूरे सिनेरियो को और हिंदी को एज ए भाषा, जो हिंदी हाँ, पढ़ते भी हैं डिसिप्लिन के रूप में, हम्म उस पूरी हम्म बहस को आप कैसे देखते हैं? क्या जो मुख्य धारा का तथाकथित साहित्यकार है उसको जगने की जरूरत है,
उसका अपने विस्तार की जरूरत है। एक बहस हम्म। कैसे आप इसको देखते हैं सर? नहीं, इसको मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे ना हम लोग जब कॉलेज में या स्कूल में होते थे तो किस दिन बहुत बरसात जब हो जाती थी तो पता चलता था जल्दी से चार ही लोग गए हैं क्लास में। तो जो प्रोफेसर या जो टीचर आती थी या जो प्रोफेसर साहब आते थे वो कहते थे अरे बाकी लोग आए नहीं, है ना। तो जो चार लोग पहुंचते थे भीग के, उनको भी नहीं पढ़ाते थे। तो ये नुकसान, ये तो हम लोग हो गए कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं और हमारा ही नुकसान हो रहा है क्योंकि उस दिन क्लास ही नहीं लग रही उसमें। जो मेन स्ट्रीम या जो तथाकथित जिसको बोलते हैं वो जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, मुझे ये लगता है ना कि वो ये गेम समझ नहीं पाए सोशल मीडिया के दौर में। इसीलिए जब लॉकडाउन हुआ और सब लोगों ने एक तरीके से लिटफेस्ट शुरू किया, तब वो सारे लोग एक्सपोज हो गए क्योंकि उनके पास इस दुनिया को, आज के पाठकों को देने के लिए बहुत कुछ नया था नहीं, है ना। उसमें वो जो सारी, क्यों क्या होता है कि आप एक वो बना के बैठे हैं कि अरे मैं जिस दिन बोलूंगा ना उस दिन तो मतलब प्रलय आ जाएगी, और ऐसा कुछ है ही नहीं बोलने को, है ना। तो वो सबने एक्सपीरियंस किया, ये बात सबने एक्सपीरियंस की कि आप जो आज का जो रीडर है ना, वो नेटफ्लिक्स भी देख रहा है, वो गेम भी खेल रहा है, वो टिंडर पे भी है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी, वो उसके मल्टी फेसेड है ना। अब वो पाठक नहीं है जो आज से 20 साल पहले था जिसके पास इतने सारे एवेन्यूज नहीं थे। आप थोड़ा सा मेरे को 2 पेज पे बोर करेंगे, मेरे पास कुछ ना कुछ वेबसाइट खुली है खोलने के लिए जहां पे मैं सोशल मीडिया, अरे और गोली मारो, व्हाट्सएप सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मेरे मेरे मानने में। व्हाट्सएप से बड़ा डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं है। ऑन एन एवरेज हर आदमी 1.5 से 2 घंटे उस पर खर्च करता है, जितना एक दिन में फिल्म देख ले या कोई किताब पढ़ ले आदमी। तो आप वहां पे रोक नहीं पाएंगे, तो करेंगे। मुझे ये लगता है कि हमें जो माने या नहीं माने वो तो इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे लिए। मेरे लिए जैसे एक इसको बहुत ईमानदारी से अगर बताऊं तो एक मैंने बहुत पहले जब स्कूल में थे तो एक कहानी पढ़ी थी, जुम्मन मियाँ जो बाल बनाते थे। तो उस कहानी में क्या था कि एक लेखक जाके बैठता है वहां पे और एक मजदूर है वो बाल कटवा रहा है। उसे मालूम है, लेखक उसमें नरेशन जब दे रहा था, मैं नाम भूल गया राइटर का, जिसमें वो बाल कटवा रहा है तो उसके तेल भी लगा रहे हैं, उसको सही से चंपी भी कर रहे हैं। तो लेखक कहता है इसको करने की क्या जरूरत है, अभी तो 2 मिनट बाद ही जाके फिर मिट्टी में रेती उठा रहा होगा और ये कर लेगा। तो जुम्मन मियाँ से जब वो मिलके पूछते हैं तो कहते हैं कि आप क्यों इतना उसको कर रहे थे, मतलब ये तो अभी 2 मिनट बाद ऐसा कर लेगा। तो जुम्मन मियाँ कहते हैं सर हमारे लिए तो जो कुर्सी पे बैठा है ना वही कलेक्टर है ना। तो मेरे लिए जैसे एज अ राइटर, जो पढ़ रहा है वही कलेक्टर है, वही हमारे लिए सर्वे सर्वा, और वो एक आदमी जो भी पढ़ रहा है, क्योंकि किताबें इंडिविजुअली पढ़ी जाती हैं। वो लोग हिंदी वाले मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये लड़ाई इसलिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि उनकी जगह देने से हमने जगह बनाई नहीं है, उनके रिजेक्ट करने से हमारी जगह कहीं गई नहीं है। तो फिर उस चीज की चिंता ही क्या करनी है। वो देखेंगे, जगह बननी होगी तो बन जाएगी, नहीं बननी होगी तो नहीं बनेगी। हम इसी में ही खुश हैं, मतलब इसमें क्या है। लेकिन मैं बस एक चीज अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ उनको तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उन लोगों को जो अप्रोच जिनका पुराना है उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे हर बार मोबाइल अपग्रेड होता है उसी तरीके से हर तरीके से अप्रोच को बदलने की जरूरत है। आई एम श्योर वहां से अप्रोच अगर बदलेगी तो बहुत कुछ अच्छा इस जनरेशन को जरूर मिलेगा, जो आने वाली है और जो ये जनरेशन है उसमें। ठीक सर। अब मैं दोबारा से सर आपको इब्ने बतूती पर लेके चलता हूँ। हाँ, और फिर इसके बाद हम हिंदू करेंगे, कॉलेज। मेरा एक और लाइव है तो हम लोग वो भी हाँ वो बस करते हैं मैं इसके बाद। जी सर, हाँ मुझे बता बताएं दीजिएगा, आप जी। समय बता दीजिएगा अपनी। जी जी, पर हम बिल्कुल। लोग करते हैं, मतलब आखिरी एक दो सवाल ले लीजिए आप, फिर हम लोग खत्म ही करते हैं फिर जी उसको। सर, ये मैं थोड़ा ठीक सा है। ये कि हिंदू कॉलेज के बारे में बहुत जिक्र है, चूंकि मैं खुद हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और जी। वहाँ से अच्छा खासा संबंध है। हिंदू कॉलेज के हम्म। बारे में इतनी डिटेल में, क्योंकि तो आपके कुछ प्रोफाइल गलत में तो तो नहीं हिंदू लिखा है कॉलेज मैंने ही है। वहां पे, आपने तो नहीं किताब नहीं, पढ़ी, कुछ गलत नहीं है ना? परफेक्ट है ना? फिजिकली तो सब परफेक्ट है। बाकी टाइम पीरियड चूंकि पुराना है, 1990 का, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी उस दौर जी की नहीं जी है। जी जी हालांकि जी, जी। तो सर वो कैसे, वो पूरी बहस कैसे लेके आए आप? क्या सोर्स लिया आपने? एक जगह इस्तेमाल किया सोर्स आपने, किसी नाटककार का हम्म नाम दिया है जो उस समय खेलते थे, हम्म। तो पूरे हिंदू जी कॉलेज जी। की बहस कैसे आप प्रामाणिक रूप से लेके आ पाए? तो ये मेरे को जैसे पूरी किताब एक तरफ और हिंदू कॉलेज का जो हिस्सा है जो मंडल कमीशन वाला है, वो मुश्किल से मुझे लगता है 12 या 15 पेज है पूरी किताब में, उतने भी नहीं होंगे वो मुझे लगता वो है सबसे ना, शानदार उतने है भी वो नहीं। तो। हाँ, तो वो जब मैं लिख रहा था तो मेरे को, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैं जैसे ना एक होता है ना कि जब वहां पे जाके आप हर किताब जब भी आप लिखोगे या आप लिख रहे होंगे या बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं बाद में सुनेंगे, जो भी किताब कभी भी आप लिखोगे, किताब लिखने के दौरान कम से कम ऐसे 15 मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि ये किताब पूरी नहीं हो सकती, इस जन्म में ये पूरी नहीं हो पाएगी। ये बहुत नेचुरल है होना। जब मैं वो हिंदू कॉलेज वाला कर रहा था उसमें तो मेरे को कुछ एक दो बार तो मैं हिंदू कॉलेज बोलने को आना हुआ मुझे। तब मुझे किसी ने सबसे पहली चीज जो दिखाई कि वीटरी दिखाई, जो ऑडिटोरियम के जी। पड़ोस में जो है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये थॉट। फिर जब मैं कहानी बैठा रहा था वहां पे, तो मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ इस मामले में कि रोशन अब्बास जी जो हैं
उन्होंने उस समय, और इम्तियाज अली साहब का एक थिएटर का जो ग्रुप था, और रोशन अब्बास बहुत एक्टिव थे। इंसिडेंटली मैं रोशन अब्बास जी को जानता था। आवाज आ रही है मेरी, या उड़ गया जी सर, कनेक्शन? जी जी जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा। तो मैं उनको जानता था। उनके साथ मेरी, मुझे लगता है 5 या 6 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी टोटल, कि उस समय क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ये कौन था, वो कौन था। और मतलब ऐसे कई सारे राउंड हुए मेरे उनके साथ में। और वहां से वो ऑथेंटिसिटी बनी उसकी। जो दूसरी, एक तो ये एक हो गया कि फर्स्ट पर्सन जो हिंदू कॉलेज के थे। अ, मुझे एक्चुअली वीडियो मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मैं, आप बता दीजिएगा अगर मेरी आवाज ना आ रही हो तो। जी सर, आवाज आ रही है, आवाज। ठीक है। तो एक तो वो सिरा हो गया। दूसरा सिरा था कि उस समय का टेक्स्ट क्या क्या है। और वो भी टेक्स्ट दो तीन तरीके से मुझे मिला। एक तो इंडिया टुडे मैंने उस समय की निकाली। दूसरे मैंने शरद जोशी के जो आर्टिकल थे वो पढ़े। और जो तीसरी चीज मेरे हाथ में, जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं सोना मेरे हाथ में लग गया, वो मैंने बहुत पहले राजेंद्र यादव की किताबें खरीदी थी। उस समय के जो उनके हंस के आर्टिकल थे, वो पूरी किताब 10 पार्ट में आती है। दोबारा अभी लॉन्च हुई है। मेरे पास पुराना वर्जन था 40-40 रुपए का, जो मैंने कभी खरीद के रखे थे। और मैं ऐसी जब रिसर्च के लिए पलट रहा था, तो उनका टाइम वही था। तो जो मैंने उसमें, एक हिंदू कॉलेज का एक डिबेट वाला सीन है, जो डिबेट कभी भी नहीं हुई हिंदू हिंदू कॉलेज में उस समय वैसे वो डिबेट कभी भी नहीं हुई थी। वो मैंने वहां से वो क्रिएट किया, उसको अपना एक इमेजिन किया कि ऐसा हुआ होगा। और वो जब क्रिएट किया, तो फिर वो बहुत अच्छा बना भी, और मजा भी आया मुझे भी करने में। नहीं, उस हिस्से को पढ़ के तो सर ऐसा लगा कि बहुत सारी संभावनाएं, मतलब इस जोन में भी आप लिखेंगे तो लगा कि आप इनफैक्ट मैं बहुत एक चीज शिफ्ट बताऊं, कर मुझे सकते हैं। मेरे पास इतना रिसर्च था कि मैं मंडल कमीशन पे अकेले एक नॉवल लिख सकता था। लेकिन वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन मेरे पास अभी भी इतना मसाला है, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं आपके कॉलेज की, उसमें एक से एक अच्छी चीजें जो मैं अभी कैमरे पे नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं कभी शायद किताब में उनको यूज करूं। लेकिन आप, मतलब मैं बहुत, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतने अच्छे सवाल पूछे, और हिंदू कॉलेज की लेगेसी से आप आते हैं। वहां पे इतना अच्छा था वो, कुछ चीजें ना इतनी अच्छी हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकता। किसी दिन कॉलेज आऊंगा तो आप सब लोगों को मिलकर कभी बताऊंगा, मुलाकात। जी सर, जरूर, बिल्कुल। मतलब मुझे ये और रश्क हुआ कि यार मैं काश के हिंदू कॉलेज में पढ़ा होता, मुझे वो लिखते हम हुए इब्ने बतूते। हमारे पीयूष जी जो इस पेज को चलाते हैं, जिन्होंने आपसे संपर्क किया, तो वो भी हिंदू कॉलेज से ही हमारे जूनियर है। जी 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 तो जी 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 सर, एक सवाल किसी ने पूछा है सर, वो मैं ले लेता हूँ, छोटा सवाल, कि जी जो आलोचना होती है हिंदी मुख्य मुख्य धारा की तरफ से आप लोगों की, उसका कोई जी। प्रभाव आप पर पड़ता है या नहीं? अगर पड़ता है तो फिर किस रूप में उसे देखते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। और मुझे लगता है ना कि हम लोग, वो कुएं के मेंढक वाला हाल है उसमें। आलोचना को सुनते ही नहीं है। मतलब हम लोग जैसे, देखो, ना चाहते हुए भी आलोचना आप तक पहुंचती तो वही है ना। बहुत फ्रेगमेंटेड। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, अगर कोई सही से आलोचना करे ना, बिल्कुल खुले दिल से, वैसी आलोचना लोग कर भी नहीं रहे हैं। मतलब कि जो पढ़ के बाकायदा सवाल पूछे, जैसे आप पूछ रहे हो, ये अंग्रेजी ना हो गया है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपके मन में बात है, आपने पूछी। लेकिन जब आलोचना करने कोई आ रहा है ना, तो वो किताब देखते रिजेक्ट कर जब कर देता है, तो उसको मैं आलोचना नहीं मानता। वो बायस है। आलोचना में बायस नहीं हो सकता। आलोचना हमेशा ठोक पीट के और बेहतर करने की प्रक्रिया है। वो नहीं दिखता मेरे को, वो मुझे कमी लगती है। और मतलब मुझे अगर करनी हो तो मैं 10 तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ बहुत सारी चीजें सबकी उसमें। लेकिन वहां से हमें उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आता, और इस बात का कोई गम नहीं है। लेकिन अगर हम, जैसे आप बोल रहे थे ना, एक हाइपोथेटिकल बात की, हिंदी के सारे प्रकाशक अगर एक तरीके से सोचें, ये वैसे ही है कि ना वो नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। तो वाला वाला है कि वो एक एक आलोचना अगर अच्छी आती, तो उसको वैसे एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर केवल इस बात पर, यार ये तो नए लड़के हैं कुछ कर रहे हैं, उस चीज को किसी को भी नहीं लेना चाहिए जीवन में। मतलब हमेशा वो वैसे ही मान लेना चाहिए, कि मोहल्ले में भी कुछ लोग आपको हमेशा मानते हैं ना कि अरे कुछ नहीं करेगा, तो हम भी वैसे ही मान लेते हैं कि ये क्या है, तो कुछ भी बोलते हैं, हमें जो करना है हम करेंगे। ना अच्छी वो पढ़ आएगी तो कर कुछ जरूर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब अच्छी ना। लेकिन आती नहीं है ना, हमें भी इंतजार है कि आए और अच्छे से कोई, मतलब उखाड़े उस बात को, तो फिर हम, मतलब अच्छे से आलोचना हो तो हम भी अच्छे से फिर उसमें खेलें खेल। मतलब ना वो पढ़ के कुछ अच्छा बताएंगे, ना आपको उससे कोई हाँ मतलब ना। है। तो पहले तो पढ़े ही, वो तो रिजेक्ट ही हो जाता है मामला, तो फिर वहां पे ही बात, फिर वो आलोचना सही नहीं हुई ना। अगर कोई पढ़ के आप एक बताएं कि हाँ अच्छा है, जैसे मुझे खुद अपनी किताब की कमियां पता है, तो अगर कोई वो टच करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो इसने सही से पढ़ा था इसको। जी सर, ये अनुराग यादव ने सवाल पूछा था। एक छोटा सवाल राधिका का है, लिखने के संदर्भ में, कि जब हम जी वाक्य लिख रहे होते हैं, बातचीत लिख रहे होते हैं, तो कैसे जी उस तारतम्यता को प्रमाणिक बनाए, उस बातचीत को, जैसे आप हिंदू कॉलेज नहीं गए लेकिन पूरा सीन क्रिएट कर दिया, तो जी कैसे जी जी उसको जी। ऑथेंटिक बना सकते हैं? ये राधिका ने तो पूछा है। उस, हाँ नहीं तो ये बहुत, इसको ऐसे कर सकते हैं राधिका। पहले तो आप रैंडम जो भी आपके मन में आ रहा है, जो आपको बात कहनी है ना, वो आप लिख लें उसको, जो भी बात कहनी है। फिर जब आप डायलॉग लिख रहे होते हैं, तो डायलॉग को करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप डायलॉग ना किसी के साथ बैठ के पढ़ लें, जैसे थिएटर में लोग रीडिंग करते हैं ना।
तो आप जब करेंगे और जब आप मल्टीपल कैरेक्टर बनाएंगे कभी फ्यूचर में, तो हर कैरेक्टर का ना सिंगल सिंगल डायलॉग पढ़िए पहले। तो जब आप किसी और के साथ पढ़ेंगे ना, जब जब शुरू में मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको खुद सध जाएगा। किसी दोस्त को पकड़ लें और उसको खिलाए पिलाए पार्टी दें और उसको उसे बोलेंगे, तो अपने आप ना वो सामने वाला बोलेगा अरे नहीं यार ये ऐसे नहीं बोल सकते। आपको अपने आप वो कॉन्वर्सेशन जब होते हैं ना, तो आप कई जगह जैसे रुकते हैं, जैसे मैं ऐसे करता हूँ क्या करता हूँ, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर उसको किसी तीसरे आदमी को पढ़ा, इसको उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो टेस्ट हो जाएगा। जैसे पुराने जमाने में मनोहर श्याम जोशी जब इनके पास वर्मा जी के पास जो चित्रलेखा वाले वर्मा जी हैं, तो वो डिक्टेट भगवती करते थे, वो चरण वर्मा। लिखते थे। हाँ, भगवती चरण वर्मा जी, तो भगवती चरण वर्मा जी तो वो जब डिक्टेट करते थे, लिखते थे, तो एग्जैक्ट कैरेक्टर उनको समझ में आता था, वो वैसे ही बोलते थे उसको। तो आप जब कैरेक्टर बता रहे हैं ना, तो आप इमेजिन करिए कि कैरेक्टर ऐसे ही बोलेगा, तो आधी चीजें वही करेक्शन हो जाती हैं। कई बार जब हम लिख रहे होते हैं तो हम ध्यान नहीं रखते कि मेरे कैरेक्टर की उम्र कितनी है ना। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो भी आप कहानी लिख रहे हैं, हमेशा ये जानिए कि जो आपका कैरेक्टर है ना, उसका महीने का खर्चा कैसे चलता है, वो रहने वाला कहाँ का है, और वो उसको डर किस बात का लगता है, और उसको सपना क्या आता है। ये चार चीजें आप ध्यान रखेंगे, तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छी कहानियां बना लेंगे। इससे बहुत सारी चीजें करेक्ट हो जाएंगी। हम लोग ना केवल एक बहुत सिंगल व्यू में देखते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। मैं भी देखता था शुरुआती कहानियों में, बहुत वन वे है वो बहुत सारी कहानियां, लेकिन धीरे धीरे मतलब ये बातें मुझे पता चली, जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लेके आऊँ आगे। जी सर। बहुत अच्छी बातचीत रही सर आज की। बहुत सारी नहीं बातें नहीं, जानने बहुत की कोशिश की हमने। बहुत सारी नहीं नहीं, बातें का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रामाणिक बहुत अच्छे जवाब दिया सवाल आपने पूछे। हमें। कई दिनों बाद किसी ने इतने अच्छे सवाल पूछे हैं, बहुत मजा आया। बहुत और बहुत आई एम शुक्रिया श्योर सर। आप जरूर कुछ ना कुछ लिखेंगे, जैसे आपके टेस्ट से लग रहा है मुझे कि आप कुछ क्रिएट जी करें, सर। और हम जी लोग सर खुले जरूर। दिल से उसको मैं पढ़ूंगा और कोशिश करेंगे कि हम आगे लेके जाएं। बिल्कुल सर, दिव्य प्रकाश दुबे और नई हिंदी के तमाम लेखक बहुत अर्थों में नई हिंदी के लिए एक बड़ी संभावना के रूप में देखे जाते हैं और देखे जाएंगे। बशर्ते कुछ चीजें हैं जो हमेशा रहेंगी, वो उनके अपने ऊपर है कि वो उसको किस तरह से टैकल करते हैं। और सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस पेज पे जुड़े। मैं पीयूष का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस सार्थक और बड़ी रोचक बातचीत के लिए, उस लेखक से मिलवाने के लिए जिसकी किताबें मैंने पढ़ी हैं और कई बार विचार आए कि ये पूछूंगा। और दिव्य प्रकाश जरूर दुबे जरूर। जी का कि उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया। सर बहुत बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत लगा बहुत सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, ठीक बहुत सर। धन्यवाद आप सबका।